अध्याय 2। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। हमारी पृथ्वी सौर परिवार के अनेक सदस्यों में से एक है, लेकिन यह एक अनोखा ग्रह है क्योंकि एकमात्र इसी पर जीवन पाया जाता है। क्या आपको कभी अचंभा नहीं होता कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ तथा कैसे ये हमारा घर बन गई? आओ, अगले पृष्ठों में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। उत्पत्ति। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं जानता कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बहुमान्य परिकल्पना के अनुसार इसकी उत्पत्ति एक तारे के निर्माण के परिणामस्वरूप हुई है। लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशालकाय बादल भंवरदार गति से घूम रहा था। यह अपने ही गुरुत्व के प्रभाव से धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया वैसे वैसे इसकी आकृति चपटी डिस्क के समान होती गई। भंवरदार गति को भौतिक राशि के द्वारा नापा जाता है। इसे कोणीय संवेग कहते हैं। ये वस्तु के आकार तथा उसकी घूर्णन की गति पर आधारित होता है। जैसे जैसे गैसों और धूल का ग्रह बादल या नेबुला सिकुड़कर छोटा होने लगा वैसे वैसे कोणीय संक्रेक का संरक्षण करने के लिए इसकी घूर्णन गति तीव्रतर होती गई। घूर्णन की तेज गति इस नेबुला को एकाकार नहीं रख पाई और इसके अनेक छोटे छोटे खंड बन गए। नेबुला का केंद्रीय भाग काफी धीरे धीरे घूमता हुआ अंतोगत्वा नए तारे सूर्य के रूप में बदल गया। तारे का केंद्रीय भाग तापनाभकीय अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त गर्म था। नेबुला के कोणीय संवेग का अधिकांश भाग छोटे खंडों में बचा हुआ था। इन खंडों से ग्रहों का निर्माण हुआ। प्रत्येक खंड और अधिक संकुचित होता गया। इस प्रक्रिया में उनका केंद्रीय भाग भी गर्म होता गया। धीरे धीरे धूल के भारी कण घूमती हुई डिस्क के केंद्र की ओर जमा होने लगे तथा गैस बाहर की ओर रह गई। इसीलिए आज सौर परिवार के बाह्य ग्रह गैसों से बने हल्के विशालकाय पिंड हैं, जबकि इसके विपरीत आंतरिक ग्रह शेल निर्मित और भारी हैं। पृथ्वी का विकास। अनेक अवस्थाओं से गुजरकर पृथ्वी ने वर्तमान रूप धारण किया है। भावर गति से घूमते हुए धूल और गैस के गोले से पृथ्वी द्रव अवस्था में पहुंच गई। हल्के पदार्थ नीचे गहराई से निकलकर इसकी आग्नेय सतह पर उतरने लगे। फिर वे ठंडे होकर कठोर बन गए। इस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठोस शैलों की बन गई। इन्हीं से पृथ्वी की पट्टी का अधिकतर भाग बना है। पृथ्वी का आंतरिक भाग ठंडा होकर सिकुड़ गया तथा इसकी बाह्य पट्टी में सिलवटें पड़ गईं, जिनसे पर्वत श्रेणियां और द्रोणियां बन गई। उसी समय और अधिक हल्के पदार्थ पट्टी के ऊपर उतरने लगे, जिनसे गैसों का वायुमंडल बन गया। वायुमंडल में गर्म गैसीय पदार्थों के ठंडे होने से विशाल बादल बन गए। इन बादलों से हजारों सालों तक भारी वर्षा होती रही। परिणामस्वरूप भूपर पट्टी की बड़ी बड़ी द्रोणियां जल से भर गई। इस प्रकार महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी अपने लंबे इतिहास की लगभग आधी अवधि में उजाड़ और निर्जीव ही बनी रही। फिर महासागरों में चमत्कारिक ढंग से जीवन प्रकट हुआ। ये कहना कठिन है कि जीवन किससे बना। केवल यही कहा जा सकता है कि किसी प्रकार किसी बड़े अणु ने अपने जैसा दूसरा अणु पैदा कर दिया। इस तरह के अस्पष्ट प्रारंभ से जीवन अर्थात पौधों और प्राणियों के आश्चर्यजनक संसार का आविर्भाव हुआ। होमो सेपियंस का पृथ्वी पर आविर्भाव लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ही हुआ। पृथ्वी के इतिहास की यह अपेक्षाकृत नवीन घटना है। होमो सेपियंस के अंतर्गत सभी जीवित मानव जातियां सम्मिलित हैं। पृथ्वी के धरातल के प्रमुख लक्षण। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के धरातल के प्रमुख लक्षण हैं। पृथ्वी के धरातल का 1/3 से भी कम भाग ही स्थल है। शेष भाग में जल ही जल है। पृथ्वी के धरातल पर ऊंचाई में अधिकतम अंतर लगभग 20 किलोमीटर का है। एक ओर 8,848 मीटर ऊंचा एवरेस्ट पर्वत शिखर है तो दूसरी ओर प्रशांत महासागर की मैरियाना ट्रंच में 11,022 मीटर गहरा चैलेंजर द्वीप है। पृथ्वी के आकार को देखते हुए इसके धरातल के उच्चावच में यह अंतर कम ही है। पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर अनियमित रूप में फैले हैं। दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, लेकिन महाद्वीप और महासागर हमें जैसे आज दिखाई पड़ते हैं वे सदा से ऐसे ही नहीं थे। लाखों वर्षों तक महाद्वीपों के काफी बड़े भाग ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका की भांति बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढके थे। पृथ्वी पर इस अवधि को हिमकाल के नाम से जाना जाता है। बर्फ की ये मोटी मोटी चादरें कुछ ही हजार साल पहले पिघली हैं। इनके पिघलने से ही समुद्र तल अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचा है। जब समुद्र तल नीचा था तब उत्तर अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप आपस में स्थल सेतुओं से जुड़े थे। आज उसी भाग में बेरिंग जल संधि है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं। यह विचार सबसे पहले सन 1924 में अल्फ्रेड वेगन ने रखा था। इसे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया नाम का केवल एक ही महाद्वीप था। यह विशालकाय महाद्वीप कई खंडों में विभाजित हो गया तथा ये खंड एक दूसरे से दूर खिसकने लगे। उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशिया से अलग होकर पश्चिम की ओर खिसक गए। इस विस्थापन के परिणामस्वरूप उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी छोर में मोड़ पड़ गए, जिनसे रॉकी तथा अंडीज पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। दो महाद्वीपीय खंडों अर्थात उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एवं यूरेशिया के बीच अटलांटिक महासागर प्रकट हो गया। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीप, भारत तथा मेडागास्कर एक दूसरे से जुड़े थे। ये जुड़ा हुआ भूखंड अफ्रीका के दक्षिणी छोर के पास स्थित था। ये खंड भी खिसक कर अपनी वर्तमान स्थितियों में पहुंच गए तथा इनके बीच हिंद महासागर का आविर्भाव हुआ। प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिक महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। भूभौतिकी के ज्ञात नियमों के अनुसार उन्हें महाद्वीपों का विस्थापन असंभव लगता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों में पृथ्वी के पुरा चुंबकीय अध्ययन तथा महासागरों के नितल की नवीन खोजों ने भूविज्ञान में क्रांति ला दी है। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने अब ये पुष्टि कर दी है कि महाद्वीप प्लेटों के रूप में अर्धध्रुवीय सतह पर खिसक रहे हैं। इससे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की पुष्टि हुई है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों अर्थात स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल का निर्माण कैसे हुआ। पर्यावरण के सभी अंग ऊर्जा तथा पदार्थ के प्रवाह द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। अतः किसी भी भौतिक तथ्य को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करके समझ पाना कठिन है। उदाहरण के लिए वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तथा जैवमंडल में जल निरंतर संचरित होता रहता है। एक संपूर्ण इकाई के रूप में पृथ्वी की प्रकृति अत्यंत जटिल है। सुविधा के लिए हम खंड खंड करके पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय हमें भौतिक संसार के रूप में पृथ्वी की अखंडता का सदैव ध्यान रखना पड़ेगा।